जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक 3 आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 3 बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीवों में जनन। जो चैप्टर 1 है उसके टॉपिक 3 हम लोग दो टॉपिक को पढ़ चुके हैं। जीवों का जीवन काल और अलैंगिक प्रजनन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले लैंगिक प्रजनन। चलिए शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से समझते हुए इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, पहले आप इसे समझ लीजिए अलैंगिक प्रजनन को। अलैंगिक प्रजनन देखिए लैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें दो विपरीत प्रकृति के जीव नर और मादा भाग लेते हैं। दो विपरीत प्रकृति के जीव नर और मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में दो विपरीत प्रकृति के जीव नर और मादा भाग लेते हैं लैंगिक जनन में दो विपरीत प्रकृति के जीव नर और मादा भाग लेते हैं। ठीक, इससे उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं, यानी अपने जनक के समान नहीं होते। इससे उत्पन्न संतान क्लोन नहीं होते, अपने जनक के समान उत्पन्न नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान आनुवंशिक तथा आकारिक रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं। अपने जनक से क्या होते हैं? अलग होते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा विपरीत प्रकृति के। इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान नहीं होते हैं, अर्थात भिन्न होते हैं, आनुवंशिक तथा आकारिक रूप से भिन्न होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 1, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। जो अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिस विधि द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, उस विधि को क्या कहते हैं? देखिए पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन अंड जनन, अंडाशय, अंडोत्सर्जन या भ्रूण जनन। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। जो हमारा अंडाणु बनने की विधि है उसे हम लोग अंड जनन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंड जनन। देखिए अंडाणु बनने की विधि अंड जनन कहलाता है। अंडाणु बनने की विधि क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण कहता हूँ अंडाशय में होता है। अंडाणु बनने की विधि अंड जनन कहलाता है। ये अंडाणु को बाहर आने की एक विधि है, ये चरण में चला जाएगा। इसे भ्रूण जनन जो है, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। अंडाणु बनने की विधि क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन शुक्राणु जनन, मातृ जनन, युग्मक जनन या अंग जनन। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु बनने की विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। देखिए एक ही पुष्प के भीतर, प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक ही पुष्प के भीतर पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? मतलब कि एक ही पुष्प से पराग कण जो है, पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कर रहे हैं? एक ही पुष्प के भीतर पराग कण, एक ही पुष्प के भीतर यदि पराग कण वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? एक ही पुष्प के भीतर पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है? स्वपरागण, अंडोत्सर्जन या परपरागण या निषेचन। तो एक ही पुष्प के भीतर पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। एक ही पुष्प के भीतर पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है।
तथा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो उसे हम लोग कहते हैं पर परागण। उसे क्या कहते हैं? पर परागण। और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो क्या कहते हैं? स्वपरागण। चलिए अगले प्रश्न। एक मिनट। देखिए प्रश्न 3 क्या था? एक ही पुष्प के भीतर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो स्वपरागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या है। देखिए अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए अंडजनन, बी अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन, रजोचक्र, ऑप्शन डी शुक्राणु जनन। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन। इसे अंडाशय से अंड निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या करें? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन क्या होता है? ऑप्शन देखिए अंडाशय में, गर्भाशय में, या योनि मार्ग में, या फैलोपियन नलिका में। जो मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है वो हमारा होता है ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका। क्या होता है? तो फैलोपियन नलिका में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है? मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? ऑप्शन देखिए शिशन, शुक्रवाहिका, एपिडिमिसिस या वृषण। किसमें शुक्राणुओं का भंडारण होता है? तो इसका जो हमारा होगा एपिडिमिसिस, इसको बोलते हैं एपिडिमिसिस। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है? युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। देखिए ए 2n, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्थगुणित या अगुणित। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अगुणित, एन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिगुणित होता है युग्म नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निषेचन से बनने वाली प्रथम कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज। तथा पुष्पी पौधों में द्विनिषेचन जब होता है तो उसमें दूसरी बार जब निषेचन होता है इसमें दो अंड तथा एक नर युग्मक, दो अंड तथा एक नर युग्मक बना मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं दो अंड तथा एक नर युग्मक मिलकर, जो क्या होता है? द्विगुणित होता है। चतुर्थ गुणित कोई चीज नहीं होता है। एन जो होता है युग्मक होता है, नर युग्मक या मादा युग्मक एन होता है, अगुणित। चलिए अगले प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं वह कहलाती है। देखिए ऑप्शन ए निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन या आकर जनन। जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाता है युग्मक जनन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मक जनन। चलिए अगले प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 9, 3 परत वाली संरचना, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा, एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या था? 3 परत वाली संरचना, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आघंत बन गई होती है कहलाती है। वह क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन ए ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, एबिटलन या कोई नहीं। देखिए अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न और ऑप्शन को, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एक क्लास 12 के लिए। तो चलिए जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर नई गुहा आघंत बन गई होती है वह से क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला। इसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या है? वह जीव या पौधा है जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं कहलाते हैं। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग क्या पाए जाते हैं? दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं कहलाते हैं। देखिए ऑप्शन स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी या एकलिंगी। जब किसी पौधे के शरीर में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। उसे उभयलिंगी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है? किस प्रकार के जनन करने वाली प्राणियों, किस प्रकार के जनन करने वाली प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? किस प्रकार के जनन करने वाली प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? देखिए ऑप्शन लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, अकायिक जनन। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर अधिक विभिन्नताएं कह रहा है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। क्या बताइए? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि जब ये क्लास शुरू हुआ था, हमारा टॉपिक थे शुरू हुआ था, तभी हमने आपको इस प्रश्न के बारे में इसके आंसर हमने आपको बता दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए प्रश्न 12 क्या है? देखिए वह विधि जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं कहलाती है। वह विधि जिसके अंतर्गत जीव अपने समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं कहलाती है। देखिए ऑप्शन क्या है? मुकुलन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या सभी। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कि यह भी आपके क्लास के लिए VVI इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सभी राइट आंसर हो जाएगा।
मुकुलन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब जीव अपनी प्रजाति में वृद्धि करता है तो क्या करता है, जनन करता है। अपनी प्रजाति में वृद्धि, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वंश को कि जब वो समजात शिशु अपने अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति में निरंतर बनाए रखता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। अब यह भी एक प्रकार का जनन है। अलैंगिक जनन है, क्या है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सभी, ये है सभी, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। चलिए अगले प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 13 क्या है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देकर जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। जो जंतु अंडे को न जन्म देकर, प्रश्न का कहना है कि जो जंतु अंडे का जन्म न देकर सीधा शिशुओं को जन्म देते हैं, सीधा किसको जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। वैसे जीव क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है, अंड से लेकर गर्भस्थ शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे से लेकर गर्भस्थ शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए, गर्भावस्था, निषेचन, परिवर्धन, विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए, विविपोरस, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमैक्सिस। देखिए जब किसी अनिषेचित अंडज से बीज का विकास होता है तो उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जब किसी अनिषेचित अंडज से बीज का विकास होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए 8, 16, 24 या 32। प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो प्याज होता है उसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 16 होता है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 16 होता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 17। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या है, किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष है। देखिए ऑप्शन ए, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या कोई नहीं। देखिए भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित, 3n। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, 3n। इसका निर्माण कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया पीछे कि दो अंड और एक नर युग्मक के संलयन से त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो बीज को पोषण प्रदान करता है, जो क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है।
भ्रूण कोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह क्या होता है, तो यह द्विगुणित होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्थ गुणित। पुष्प के अंडाशय होते हैं, देखिए इसका हो जाएगा बी, द्विगुणित। पुष्प के अंडाशय क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। पुष्प के अंडाशय क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 19। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, मूल छोर, परागकण, तना के छोर या परागकोश। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जो ये हमारा परागकोश है, ऑप्शन डी 19 का जो ऑप्शन डी है परागकोश, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए क्या पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो परागकोश में। चलिए अगले प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या होती है जो घरेलू मक्खी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 8, 12, 34 या 21। देखिए जो घरेलू मक्खी होती है, जो हमारे घर में देखने को मिलती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। चलिए यहीं पर हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अगले दिन मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।